क्वेश्चन नंबर 13 में है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें ये प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स एक क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स हैं, जो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब क्या है कि चारों तरफ से ना एनक्लोज कर रहा है, घेर रहा है, ठीक है। तो जब भी कभी कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि उस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स उस सर्कल पर टेंजेंट है, ठीक है। जब भी कभी कोई ट्राइंगल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, यानी कि ट्राइंगल सर्कल को घेरता है, तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स सर्कल पर टेंजेंट की तरह एक्ट करती हैं, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो आप ये देखिएगा, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा बनाना है जो कि एक सर्कल को घेरे, सर्कल को सर्कमस्क्राइब करे, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो हमने क्या करा कि ये सर्कल क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो स्क्वायर और रोम्बस के अलावा कुछ नहीं होगा। खुद ही कुछ भी बना लो, मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, मैं देख लूँ जरा। सर क्योंकि फिर वो सारी साइड नहीं करेंगे ना, टेंजेंट की तरह है। वो तो सही सेम है क्या? नहीं, अलग है। 11 में तो पैरेललोग्राम दे रखा है ना क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में आप मानिए कि यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है टेंजेंट इस तरह से, यहाँ से मानो एक लाइन ऐसे आ रही है, यहाँ से मानिए एक लाइन ऐसे आ रही है और यहाँ से एक लाइन ऐसे। तो अब ना तो ये स्क्वायर है, ना रोम्बस है, ना पैरेललोग्राम है, ना रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइडेड फिगर। और ये जो फोर साइडेड फिगर है ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने का मतलब क्या है कि सर्कल को चारों तरफ से घेर रहा है और इसकी चारों साइड्स जो है वो सर्कल पर टेंजेंट की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। हम ये कहेंगे कि ये हो गया ए, बी, सी और डी, और ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि क्वाड्रिलेटरल की कोई भी अपोजिट साइड ले लीजिए। लेट ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल, लेट ए बी सी डी डी आर let ABCD be a quadrilateral as shown. Let ABCD be a quadrilateral as shown. Its opposite sides are ABCD be a quadrilateral as shown. Its opposite sides are AB and DC, and इसको एक ब्रैकेट में डालें AB एंड DC। तो ये तो एक पेयर हो गया अपोजिट साइड का, और दूसरा AD एंड BC, AD एंड BC। AD एंड BC ये हो गया। इट्स अपोजिट साइड्स आर AB एंड BC एंड AD एंड BC ये हो गया। प्रूव क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है कि ये जो अपोजिट साइड्स है ना, ये अपोजिट साइड्स सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रही है। सबटेंड करने का मतलब होता है बनाना, कि ये सेंटर पर, ये जो अपोजिट साइड्स है सेंटर पर जो एंगल बनाती हैं वो एंगल जो है सप्लीमेंट्री होंगे। मतलब आप DC को सेंटर से ज्वाइन करिए ऐसे, और D को ज्वाइन करिए, C को ज्वाइन करिए, तो ये वाला जो एंगल बनेगा COD बन जाएगा। ऐसे A को ज्वाइन करिए, ऐसे B को ज्वाइन करिए, तो ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो टू टू एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक तो ये प्रूव करना है। दूसरा ये BC और AD, ये BC और AD ये भी तो अपोजिट साइड्स हैं, तो ये जो एंगल सबटेंड करेंगे वो भी 180 डिग्री, उनका सम भी 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC
इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो AOB प्लस COD और AOD प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। अब देखिएगा अब देखिए क्या करना है इसमें, हम इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ फोर रेडियाई, ड्रॉ फोर रेडियाई, ये सेंटर है, सेंटर को मैंने बोल दिया इधर O, ये जो सेंटर पॉइंट है ना O, ये O बोल दिया। ड्रॉ फोर रेडियाई OP, ये जो O है ना ये डिस्टर्ब करेगा इसको, O को बाहर निकलो ऐसे O, OQ, OR, और OS। ड्रॉ फोर रेडियाई OP, OQ, OR एंड OS। कल वाली की तरह मिल जाएगा ना। हाँ हाँ, तो हमें चार रेडियाई ड्रॉ करने हैं, OP, OQ, OR एंड OS। तो ये चार रेडियाई हमको बना देनी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम ये बोलेंगे कि ये जो OP है ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, और ये भी 90 डिग्री, ऐसे ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल OPA, एंगल OPA is equal to angle OPB is equal to angle OQB is equal to angle OQC, angle OQB is equal to angle OQC is equal to angle ORC is equal to angle ORD is equal to angle OSA is equal to angle OSD। चलिए कैसे? सारे एंगल इक्वल हैं, सब 90 डिग्री के इक्वल। अच्छा हाँ, ये OSA OSD सारे के सारे 90 डिग्री हो गए, क्योंकि सारे एंगल बन कहाँ पर रहे हैं, रेडियस और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। रेडियस और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो इन सब के लिए एक ही रीजन लिखिए यहाँ पर, एंगल टेंजेंट एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री। ये हो गया। अब देखिएगा, अब एक एक करके हमको क्या करना होगा, जैसे ये दो ट्राइंगल हैं, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो मैं क्या कहूँगा, इन ट्राइंगल OPB एंड ट्राइंगल OQB, ये जो इधर वाला पॉइंट है इसको O बोल दीजिए, वो इधर इन ट्राइंगल OPB एंड ट्राइंगल OQB, इन ट्राइंगल OQB and OPB, ट्राइंगल OPB और ट्राइंगल OQB, अगर ये दो ट्राइंगल हम ले रहे हैं तो इसमें देखिएगा, मैं सबसे पहले बोलूँगा OP इज इक्वल टू OQ, दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है,
रेडियस तो सेम सर्कल के रेडियस है, तो हम उनको क्या बोलेंगे कि इक्वल है। तो यहाँ लिखिएगा OP इज इक्वल टू OQ। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल के रेडियस है दोनों के दोनों, तो रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई, तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल OP इज इक्वल टू OQ। दूसरा एंगल OP, या ये लिख दो BP इज इक्वल टू BQ। BP इज इक्वल टू BQ क्या हो गया, टेंजेंट्स फ्रॉम B, टेंजेंट्स फ्रॉम B। तो B एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो यहाँ से BP एक टेंजेंट और BQ एक टेंजेंट, तो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे, तो BP इज इक्वल टू BQ। टेंजेंट्स फ्रॉम B, ठीक है, BP इज इक्वल टू BQ। उसके बाद देखो OB इज इक्वल टू OP कॉमन साइड, OP इज इक्वल टू OB कॉमन साइड, तो ये कॉमन साइड हो गई। तो हम बोलेंगे कि जब दोनों ट्रायंगल की, इधर वाला ट्रायंगल और इधर वाला ट्रायंगल, जब दोनों ट्रायंगल की सारी साइड्स आपस में इक्वल है, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लिखिएगा बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया इक्वल है, यहाँ पर रेशियो इक्वल नहीं है, साइड से इक्वल है, तो जब साइड्स इक्वल होगी तो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, by triple S congruence criteria, triangle OPB is congruent to triangle OPB is congruent to triangle OQB। अच्छा, ये जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, उनको मैं कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इधर वाले ट्रायंगल में जो ऊपर एंगल बन रहा है और इधर वाले ट्रायंगल में जो ऊपर एंगल बन रहा है, दोनों इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि इधर भी O कहाँ लिखा है, फर्स्ट पोजीशन पर, और इधर भी O कहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पर। तो हम बोलेंगे इट इम्प्लाइज दैट एंगल POB इज इक्वल टू एंगल QOB, ठीक है। और जब ये दोनों इक्वल हो गए, तो इज इक्वल टू x लिख दो यहाँ पर से, और ब्रैकेट में लिखेंगे बाई सिंप्लिसिटी, बाई सिंप्लिसिटी, दोनों के दोनों ये इक्वल हो गए, तो इसको भी मैंने माना x और इसको भी मैंने मान लिया x। यहाँ तक समझ गए, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा मैंने क्या करा, मैंने एक तो ये वाला और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा, सिमिलरली ये और ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो लिखिए इन ट्रायंगल OQC एंड ट्रायंगल ORC, इन ट्रायंगल OQC एंड सर हम खाली वो भी देख सकते हैं कि सिमिलरली एक पॉइंट से ड्रॉप हो रहे जितने भी टेंजेंट्स हैं एक सर्कल पे, वो इक्वल होंगे, ये खाली ये भी देख सकते हैं। एक पॉइंट से ड्रॉप हो रहे हैं जितने भी टेंजेंट्स, वो सब इक्वल होंगे। एक पॉइंट से दो ही तो टेंजेंट, हाँ मतलब हाँ, तो वो तो मैं यूज़ कर ही रहा हूँ यहाँ पर, BP इज इक्वल टू BQ। पूरा प्रूफ करने की जरूरत है। नहीं, पूरा प्रूफ इस वजह से करना है क्योंकि ये जो सेंटर वाला एंगल है ना, ये एंगल इक्वल मेरे को प्रूव करना है, तो मेरे को सभी करने हैं, ये दोनों भी करने हैं इक्वल, ये दोनों भी इक्वल, ये दोनों भी इक्वल, तो ये करके दिखाने होंगे। दिखाई दे रहा है कि ट्रायंगल सारे कॉन्ग्रुएंट आने हैं, सारे क्या दो का जो पेयर है वो कॉन्ग्रुएंट आता जाता है। ये भी कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलरली लिख सकते हैं। नहीं सिमिलरली नहीं लिख सकते। सिमिलरली जो है वो क्या होता है कि बुक में अगर आप देखेंगे सॉल्यूशन में, तो जो ऑथर है, बुक का जो ऑथर है वो लिख देता है सिमिलरली, वो इसलिए लिख देता है कि हाँ बच्चे को समझ में आ गया, तो आगे के स्टेप्स वो खुद कर लेगा। तो खुद कर लेगा का मतलब ये है कि आपको करके जरूर दिखाना, ठीक है। और स्टेप्स में ना ये मत लिखिए ना भाई। सर फिर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है? तो ये हाईएस्ट मार्कर है क्वेश्चन, ये 4 नंबर का क्वेश्चन। इससे पहले वाला जो देखा था जिसमें हीरोन्स फार्मूला भी लगाया था और हाफ बेस इनटू हाइट करके भी हमने एरिया निकाला था, वो भी आपका 4 में ही आएगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल हाईएस्ट मार्कर है। सर 5 के आ रहा है आजकल क्वेश्चन। 5 वाला इस बार 5 का है क्या पैटर्न, मेरे को ध्यान नहीं सर है। हमारे में हाँ, क्या है? 5 है मैक्सिमम, लास्ट के जो 3 क्वेश्चन हमारे आखिर में 5 का 5 के हैं, तो 5 वाला आया होगा इस बार। वो मुझे इस 5 वाले में केस स्टडीज हैं। हाँ तो ठीक है, इसमें जो है ना 5 वाला जो है वो मैं इस वजह से कंफ्यूज हूँ क्योंकि लास्ट ईयर 4 का था, उससे पहले साल फिर 5 का था, इस बार फिर आप 5 का बता रहे हैं। सर अभी तक 5 में बस केस तो स्टडी है। हाँ 5 में सिर्फ सर केस स्टडीज है, बाकी जो ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो 4 मार्क्स। तो 4 नंबर में या 5 में ही है, उससे छोटा, मतलब उससे छोटा नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं कि लंबी है क्वेश्चन।
अब देखें OQC और ORC इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, तो हम ये कहेंगे OQ इज इक्वल टू OR, फिर वही चीज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद मैं कहूँगा CQ इज इक्वल टू CR टेंजेंट्स फ्रॉम C। तो 4 बार प्रूव करना होगा ना। हाँ, CQ is equal to CR tangent from C। ये आवाज़ कैसी आती है बीच बीच में? पटाखे पक्का पटाखे की हाँ। इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ सामान गिरने की आवाज़ तो नहीं? नहीं नहीं सर, इधर से सब पटाखे की है। तो ये इतनी पहले से बच्चे पता पटाखे, नहीं सर। मैं तो पिछले एक आई थिंक एक हफ्ते या 10 दिन से सुन रहा हूँ इतनी सब जल्दी पटाखे पटाखे। फोड़ने लगे हैं बच्चे। चलो मुझे लग रहा है वो पिछले 2 साल कोविड में जो थोड़ा हल्का रहा ना, सारा आज गुस्सा उतार देंगे इसमें। तो पैसे ज़्यादा आते हैं लोगों सर हमें नहीं मिल रहे पटाखे, पता नहीं क्यों। हाँ, कुछ ग्रीन पटाखों का है ना शायद इसको। सर हमें पटाखे ही नहीं मिले, अब तक एक भी ने पता नहीं कहाँ से मिल रहे सर हैं। सही में पटाखे नहीं हाँ, पटाखे तो अलाउड नहीं है ना। सर गिरी नहीं सर है नहीं पर मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है, पता नहीं कौन से वाले पटाखे फोड़ सर कुछ तो पुलिस वाले ही ऐसे हैं जो वो पकड़ते हैं उसे पैसों में भेज देते हैं। चलिए, तो बाई ट्रिपल एस कॉन्फ्लुएंस क्राइटेरिया। और कब से आप लोगों का दिवाली ब्रेक कब से? सर 3 मिनट आया बस, छोटी दिवाली से लेके वो मतलब डेट तो बताओ ना। वो नहीं पता। दिवाली कब की है? कभी नहीं सर 24 इस बार- से 25 सर 23rd to 25th। 23, 24, 25 तो 23rd की तो वैसे ही छुट्टी है, संडे है। हाँ सर वही तो। 24, 25 हाँ, मतलब 2 दिन की सर छुट्टी 22 की भी तो होगी क्योंकि 4th सैटरडे है। तो भाई की Fourth वजह की से है, 4th की है? 22 से छुट्टी है, 22, 23, 24, 25। नहीं सर मेरी नहीं है 22 की। तो भाई का वजह सर हमारा भी चांस है कि ना हो 4th सैटरडे। चलिए, उसके बाद वो अगर पॉल्यूशन हो गया तो पॉल्यूशन की छुट्टियां हो जाएंगी। पॉल्यूशन की तो होती ही जा रही है कई इस सालों बार से। कम होगा पर क्योंकि इस बार बहुत मुश्किल से मिल रहा है पटाखे। बहुत अच्छी बात है ना, तो वो ना ही मिले, ये तो मेरे ख्याल से पुराने वाले सांस ही नहीं आती, इतना बुरा हाल हो जाता है। चलिए जी, बाई ट्रिपल एस कॉन्फ्लुएंस क्राइटेरिया। दिवाली सर पटाखे का मतलब ये नहीं है अच्छा कि- हाँ, और एक बात और है, ये दिवाली के ना पटाखे वटाखे वो कोई संभाल कर रखने की चीज़ नहीं है, उसको संभाल कर मत रख लेना, हाँ। है ना। सर पिछले साल के चला रहे हैं सर बच्चे। मेरे तो 2 साल पहले के पड़े हुए हैं। मेरे भी एक पैक बना है। ये मत रखना, इनको रखा ही मत करो। क्या है कि यहाँ पर मतलब जैसे एक ना छोटा सा सर्वेंट रूम होता है, तो हर फ्लैट में ये देते हैं, इधर देते हैं, तो इधर सामने वाले ब्लॉक में भी ऐसे ही है। उसमें जनरली लोग अपने घर का ना कबाड़ा सब भर के रखते हैं, कोई छोटा सा रूम है, उसमें कोई रह भी नहीं सकता, बहुत छोटा सा रूम। तो वो सीढ़ियों के नीचे आप जाओगे तो हमारे फ्लैट का भी इधर एक छोटा सा कोना है, उसमें भी सब सामान पुराना सब उसके अंदर इकट्ठा है। तो किसी छोटे बच्चे ने क्या करा, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा था, इधर वाले रूम में पढ़ा रहा था, किसी छोटे बच्चे ने पटाखे संभाल कर रख दिए। अब ये बात है दिसंबर की, पिछले आई थिंक 2019 की बात है, दिसंबर की। तो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा था, मैंने कहा ये अभी से न्यू ईयर क्यों मनाने लगे लोग, बहुत तेज पटाखे की बूम 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 लगातार आवाज़ें आई जा रही थी। मैंने कहा हुआ क्या? वो 2-3 स्टूडेंट्स और थे, मैंने कहा हुआ क्या? तभी जो है फायर अलार्म बजने लगा, तो किसी बच्चे ने ये सोचा होगा कि दिवाली पर बचा लिए कि न्यू ईयर पर पटाखे फोड़ूंगा, तो उसने वो संभाल कर रखे, उसमें पता नहीं कैसे आग लग गई और वो जो पूरा रूम था वो रूम ही जल गया। और फिर इतने लोग आ गए, फिर सारे के सारे बिल्डिंग से नीचे उतर गए कि शायद बिल्डिंग में आग लग जाएगी, फिर उसको जैसे तैसे बुझाया। तो ये काम कभी मत करना। कई बार क्या होता है कि आपने पटाखे रख रखे हैं संभाल के, वहाँ कोई शॉर्ट सर्किटिंग हुआ या किसी ने पता चला बीड़ी पी कर ऐसे फेंक दी किसी ने, मजदूर वगैरह होते हैं ना, तो बीड़ी पी के किसी ने ऐसी स्टाइल में फेंक दिया और वो पता चला कि पटाखों में जाकर लगा और हो गया काम। सर फिर टाइम संभाल हो के जा रहे पता- पिछले बूम बूम हो रही है। हाँ, तो ये हो चुका है यहाँ पर, मतलब दीपावली पर कई बार फ्लैटों में आग भी लग जाती है, तो वही बड़ा संभाल कर रखने वाला है। खैर, बाई ट्रिपल एस कॉन्फ्लुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल OQC इज कॉन्फ्लुएंट टू ट्राइंगल ORC। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पर हुआ है, इधर भी फर्स्ट पोजीशन पर हुआ है, तो इस ट्राइंगल का एंगल हो, इस ट्राइंगल का एंगल हो, ये भी इक्वल होगा, इसको y बोल दो, इसको y बोल दो, तो लिखिएगा it implies that angle QOC is equal to angle ROC is equal to y, say by CPCT, by CPCT,
ये दोनों इक्वल हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, उसके बाद आप ये देखिएगा कि अगर मैं ORD और OSD की बात करूं, ठीक है, इन ट्राइंगल ORD एंड ट्राइंगल OSD, तो इसमें देखिएगा फिर वही काम करेंगे। OR इज इक्वल टू OS, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल OR इज इक्वल टू OS। उसके बाद DR इज इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू DS, यहाँ पर लिखें टेंजेंट्स फ्रॉम D, टेंजेंट्स फ्रॉम D, और फिर OD इज इक्वल टू OD कॉमन साइड। OD is equal to OD common side। तो by triple S congruence criteria, by triple S congruence criteria, triangle ORD is congruent to triangle OSD। ट्राइंगल ORD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OSD। उसके बाद आप यहाँ पर इस तरफ लिख लें कि ट्राइंगल का एंगल O और इस वाले ट्राइंगल का एंगल O, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल ROD इज इक्वल टू एंगल SOD इज इक्वल टू Z से बाई CPCT। तो ROD मतलब ये वाला एंगल, ये भी Z मान लो, और SOD ये वाला एंगल, तो ये भी Z हो गया, दोनों इक्वल हो गए। सिमिलरली इन ट्राइंगल OSA एंड OPA, उस तरफ कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल OSA एंड ट्राइंगल OPA। तो ट्राइंगल OSA में और ट्राइंगल OPA में फिर वही कहेंगे OS इज इक्वल टू OP, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, OS इज इक्वल टू OP, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। फिर AS इज इक्वल टू AP, टेंजेंट्स फ्रॉम A, टेंजेंट्स फ्रॉम A। और इसके बाद हम ये कहेंगे कि OA इज इक्वल टू OA कॉमन साइड, OA इज इक्वल टू OA कॉमन साइड। तो OA इज इक्वल टू OA कॉमन साइड ये हो गया। तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल OSA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPA, implies that angle SOA is equal to angle POA। XYZ तो ले लिया, इसको T मान लो, is equal to T से बाई CPCT। एंगल SOA और एंगल POA ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसको भी T बोल दो, इसको भी T बोल दो। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब मुझे प्रूव क्या करना है, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करना है। तो ये बीच का एक पॉइंट है O, और इसके चारों तरफ बनने वाला हर एक एंगल मैं निकाल चुका हूँ, X X, फिर Y Y, फिर Z Z, फिर T T। तो एक पॉइंट के चारों तरफ बनने वाले सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अगर एक पॉइंट के चारों तरफ हम ऐसे घूम जाएं
तो हम 360 डिग्री घूम जाते हैं, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि ये सारे एंगल्स का सम, हम ये लिखेंगे कि x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर रीजन में लिखिएगा, रीजन में लिखिएगा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स around a point is 360 डिग्री। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? पॉइंट है O। तो O पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल बन रहे हैं सभी का सम मैंने ले लिया, तो सबका सम कितना हो गया? 360 डिग्री, ये हम जानते हैं। सर जेड के लाइन है वो वाई से विजिट यहाँ पे नीचे सर बीच सर ये ओआरडी और ओआरडी ये लिखते नहीं है इधर, इस तरफ लिख दो ना। अच्छा, तो अब क्या करें? इन सबको ऐड कर दो। तो x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x, y प्लस वाई हो गया 2y, z प्लस जेड इज 2z और t प्लस टी इज 2t इज इक्वल टू 360 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड में सभी में 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 1 जा 2, 2 180 जा 360। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। अब जो चीज़ प्रूव करनी है उस पर फोकस करते हैं जरा। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। ठीक है, मुझे प्रूव करना है सबसे पहले AOB और COD। तो ये जो AOB है ये क्या होगा? x प्लस टी तो हो जाएगा AOB, समझ गए? तो इसमें क्या करें कि x और t को एक साथ लिख दो, और इस पूरी इक्वेशन को ये जो आई x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, और यहाँ पर लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 को इस तरह से लिखा जा सकता है कि x प्लस टी को एक साथ ऐड कर दो पहले, x प्लस टी, और y प्लस जेड को अलग ऐड कर दो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया। तो ये जो x प्लस टी है ये कितना हो गया? AOB, तो एंगल AOB प्लस y प्लस जेड, ये y प्लस जेड कितना हो गया? ये हो गया COD। एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये चीज प्रूव हो गई। ठीक है, फिर लिखिए अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 फिर से यूज करेंगे, ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब प्रूव करना है AOD प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? तो AOD कितना होगा? Z प्लस टी। तो अब क्या करें? Z प्लस टी को एक साथ लिख लो ऐसे, ठीक। और इधर वाला BOC ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई को एक साथ लिख लीजिए। तो z प्लस टी क्या हो गया? एंगल AOD, और x प्लस वाई क्या हो गया? एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो हमारे अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स जो सेंटर पर एंगल बना रहे हैं दे आर सप्लीमेंट्री, यानी कि उन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बता दें, सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। सर 2.5 पेज में आए हैं आंसर। नहीं, क्वेश्चन लंबा है और अगला देखता हूँ मेरा मैं अभी। 1 मिनट वेट करें बस।
सर हमने जो लिखा है x plus c equals to angle AOB, सर हमें साइड मेंशन करना होगा कि angle AOB equals to x। नहीं, वो तो वैसे ही समझ में आ गया ना कि z प्लस टी, वो फिगर से ही क्लियर है, z प्लस टी इनका रहेगी। इतना बड़ा क्वेश्चन कर दिया और इसके अलावा और कितना करें। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा। हाँ बता रहा हूँ, ये बीपीटी का प्रूफ बोल रहे हो ना? यस सर, बीपीटी और कन्वर्स और बेसिक से दोनों। हाँ दोनों बता रहा हूँ। देखिए जी, तो बाकी डाउट्स से मैं साइन कर दिया सर, वो लोकल पर्सनल ये बिठा रहा हूँ। अच्छा 9 और 10 ठीक है। पहले बीपीटी और कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी देख लेता हूँ, फिर बाद में ये देखता हूँ 9 और 10 जो है ना आपका, फिर ये बताता हूँ। देखिएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं। बेसिक proportionality basic proportionality theorem और थेल्स थ्योरम। इसमें क्या होता है कि इसकी स्टेटमेंट तो बुक में से देख लेना। जैसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है ए बी सी और यहाँ पर एक पॉइंट है डी और एक पॉइंट है ई। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है? एज पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम as per basic proportionality theorem, if in a triangle ABC, if in a triangle ABC DE, if in a triangle ABC DE is parallel to BC, DE अगर BC के parallel है, then AD तो ये दोनों मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट नहीं है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर हो तो मिड पॉइंट नहीं है। बस ये है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये होगा। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो बस ये गिवन है यहाँ पर कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमको प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखिएगा। इसका जो प्रूफ है, इसके प्रूफ में आप क्या करेंगे? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में आप फर्स्ट पॉइंट लिखें, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम D, drop a perpendicular from D on AE या AC बोलो, ये वाली पूरी साइड ऑन AC as shown।
तो मैंने डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहाँ पर ऐसे, और इसको बोल दिया ABCDEF, ये हो गया। सेकंड कंस्ट्रक्शन का ही सेकंड कंस्ट्रक्शन करेंगे, उधर लिखिएगा। ड्रॉप अनदर परपेंडिकुलर, ड्रॉप अनदर परपेंडिकुलर। अब ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ऐसे, ड्रॉप अनदर परपेंडिकुलर EG from E on AB, from E on AB as shown। तो एक दूसरा परपेंडिकुलर आपको ड्रॉप करना है ई से AB पर एज शोन, वो EG हो गया। तीसरा पॉइंट लिखें कंस्ट्रक्शन का, जॉइन DC एंड EB, जॉइन DC एंड EB, DC और EB इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो D से C को ज्वाइन करा और E से B को ज्वाइन करा, ऐसे दोनों ज्वाइन कर दिए। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद आप देखिएगा कि एक तो मुझे निकालना होगा ADE ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। तो अब आप निकालें एरिया, ऐसे लिख दें AR और ब्रैकेट में लिखे ट्राइंगल ADE। इसका मतलब ही क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, AR और ब्रैकेट में लिख दें ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो जब मैं ट्राइंगल ADE का एरिया निकालूंगा तो यहाँ पर बेस क्या हो गया AD और परपेंडिकुलर क्या हो गया EG। तो हाफ AD इंटू EG, हाफ AD इंटू EG, हाफ बेस इंटू हाइट वाला फंडा लगा दिया। उसके बाद देखिएगा, अब मैं बात करूंगा इस वाले ट्राइंगल की, ट्राइंगल EDB की। मतलब मुझे ना इधर इधर वाले ट्राइंगल ले लें, तो मैंने एक तो ADE ले लिया और एक इधर वाला ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल EDB। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB, तो EDB की जब मैं बात करूं तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो ये DB है ना साइड, ये वाली जो साइड है DB, इस DB को अगर बेस ले लें तो तीसरा वर्टेक्स क्या बचा E, तो E से DB पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो E से DB पर परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं हो पाएगा, E से DB प्रोड्यूस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है। तो कोई बात नहीं, DB पर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो या DB प्रोड्यूस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो, उसी को हाइट माना जाता है, ठीक है ना। चाहे DB पर हो या DB प्रोड्यूस पर हो, उसी को परपेंडिकुलर माना जाता है। नहीं समझे? आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे एक ट्राइंगल ऐसे दे रखा है, मान लो, ठीक है। इस ट्राइंगल को आप मान लो P, Q और R। तो आपसे कोई कहे कि भाई आपको PQR का एरिया निकालना है, ठीक है। लेकिन जो बेस है ना, बेस वाली साइड आपको QR लेनी है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो भाई QR को तो मैंने बेस ले लिया, हाफ बेस। अब जो हाइट है वो कहाँ से ड्रॉप होगी, जो तीसरा वर्टेक्स बचा है, Q और R को यूज कर लिया, ये लाइन ले ली। तो तीसरा जो अल्फाबेट है वो क्या बचा, P। तो P से QR पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होना चाहिए। हमने कहा भाई P से QR पर परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं हो रहा, P से QR प्रोड्यूस्ड पर जरूर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है। तो QR को हमने प्रोड्यूस कर लिया, तो यहाँ हो रहा है परपेंडिकुलर ड्रॉप। तो ये वाली जो लेंथ है ना, इसी को हाइट माना जाएगा। वो भले ही परपेंडिकुलर QR पर ड्रॉप हो या QR प्रोड्यूस पर ड्रॉप हो, उसी को हाइट माना जाएगा। समझ गए? इसी तरीके से आप ये देखिए कि ये भी ट्रायंगल इसी तरीके का है कि DB को अगर मैं बेस मान रहा हूँ तो E से DB पर परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा ड्रॉप, ठीक है। E से DB प्रोड्यूस पर परपेंडिकुलर ऑलरेडी ड्रॉप्ड है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि हाफ DB इंटू EG। समझ गए? ठीक है। बताओ भी, सुभान क्लियर है? यहाँ पे कुछ क्लियर है। ठीक है, आगे भी आएगा अभी समझ में। तो ADE और EDB मैंने निकाल लिया। अब क्या करो, ये जो ADB है और ये EDB है, इन दोनों का रेशियो निकाल लो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB, ये कैसे होगा,
हाफ इंटू ए डी इंटू ई जी अपॉन हाफ इंटू डी बी इंटू ई जी। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो ई जी, तो ई जी से ई जी कट गया, और एक हाफ, तो हाफ से हाफ कट गया। सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, टर्म ऊपर भी और नीचे भी, तो वो डिवाइड हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी बी, ये क्या आ गया, ए डी अपॉन डी बी, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ये ऑनलाइन वालों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर लिख रहा हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। उसके बाद देखिएगा कि अब मैं करता हूँ, ये तो मैंने इस तरफ वाले ट्राइंगल्स लिए थे, अब इधर के लेते हैं। तो एक बार दोबारा लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई पहले मैं निकाल चुका हूँ, लेकिन एक बार दोबारा निकालिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, अब ये कैसे निकलेगा, जब मैं ए डी ई का एरिया निकाल रहा हूँ तो बेटा एक बार तो मैं ए डी को बेस ले चुका हूँ, अब मैं ए ई को बेस ले लूँगा। तो जब ए ई को बेस लूँगा तो फिर डी एफ उस पर परपेंडिकुलर है, तो हाफ ए ई इंटू डी एफ, हाफ ए ई इंटू डी एफ, ये हो गया। अब क्या करें, जैसे ये इधर वाला निकाला था ना मैंने ई डी बी, ऐसे ही अब इधर वाला निकालो डी ई सी, इसका एरिया निकालो डी ई सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी में हम ये कहेंगे कि ईसी जो है वो तो बेस है, आप ईसी को बेस ले लीजिए इस बार, और जब ईसी बेस है तो तीसरा वर्टेक्स क्या बचा, डी, तो डी से ईसी पर तो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो नहीं रहा है, लेकिन हाँ ईसी प्रोड्यूस्ड पर जरूर ड्रॉप हो रहा है डीएफ। तो हाफ बेस तो हो गया ईसी और परपेंडिकुलर हो गया डीएफ, बेस इनटू हाइट, हाफ ईसी इनटू डीएफ। सेम काम यहाँ पर करना है कि एडीई को डीईसी से इस बार डिवाइड कर दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC is equal to half AE into DF upon half EC into DF। DF से DF कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो AE अपॉन EC आ गया, AE अपॉन EC आ गया। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और इस इक्वेशन नंबर 2 में हम एक काम करेंगे, बल्कि इक्वेशन नंबर 2 अभी मत बोलो, इसको यहाँ पर लिखिएगा, हाँ बोल दो इक्वेशन 2 में। यहाँ पर ये कहेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ये जो डिनोमिनेटर वाला एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC is equal to area of triangle EDB is equal to area of triangle EDB, area of triangle EDB ये हो गया। तो यहाँ पर आप एक काम करें, ये कैसे हुआ ऐसा कि ये जो DEC है, ये वाला एरिया, इधर वाला एरिया, और EDB मतलब इधर वाला एरिया, ये दोनों एरियाज इक्वल कैसे हुए? ये दोनों एरियाज इक्वल ऐसे हुए कि हम ये बोलते हैं कि ये दोनों के दोनों कौन से ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, दोनों का बेस सेम है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, DE और BC पैरेलल लाइंस हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा रीजन में कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन triangles on the same base and between the same parallels। तो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई दो ट्राइंगल्स हैं तो उनका जो एरिया है वो इक्वल आता है, ठीक है। तो इसी वजह से एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC और एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB हमने इक्वल ले लिया, ठीक। तो इससे क्या होगा, इक्वेशन 2 बिकम्स, यहाँ लिखे इक्वेशन 2, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC दे रखा है, तो DEC की जगह लिख दो EDB, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ
ट्राइंगल DEC की जगह आप लिखो EDB, ट्राइंगल EDB इज इक्वल टू क्या हो गया AE अपॉन EC। तो इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। और आप ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 में क्या था ADE अपॉन EDB, इक्वेशन 2 में भी अब ADE अपॉन EDB आ गया। तो जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। लिखिएगा इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये प्रूव हो गया। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये प्रूव हो गया। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। अच्छा, जो बाकी के आपके डाउट्स हैं ना वो मैं आपको ऑनलाइन भेजता हूँ, मैं उसकी वीडियो भेजूंगा आपको 6:30 बजे के बाद भेज दूंगा। ठीक है, हाँ, उसमें स्टेप बाय स्टेप सारा एक्सप्लेन्ड है, इसका कन्वर्स भी, और जो बाकी के आप 2 क्वेश्चंस बता रहे हैं वो दोनों क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन्ड है, वो मैं भेज दूँगा। ठीक है, यस सर। चलिए जी, ओके।